क्या दीवारों के भी कान होते हैं, या सिर्फ उनमें दरारें होती हैं जिनमें अनगिनत अनकहे राज दफन हो जाते हैं? लिशान की पुरानी हवेली, जो अब उसके ताऊजी श्रीयुत चाओ के कठोर अनुशासन में किसी जेल से कम न थी, आरव को हमेशा यही सवाल पूछने पर मजबूर करती थी। हर पत्थर, हर झरोखा, हर बंद दरवाजा जैसे किसी गहरी साजिश का मूक गवाह हो। आज फिर वही बेचैनी उसके सीने में उफान पर थी। ताऊजी ने सुबह ही फरमान सुना दिया था, आरव का विवाह अगले महीने की पूर्णिमा को सुश्री मिंग से होगा। मिंग, जिसके परिवार की पुरानी वफादारी श्रीयुत चाओ के प्रति थी और जिसके लिए आरव के मन में आकर्षण तो दूर, कोई भाव तक न था। आरव लगभग 28 बरस का लंबा गेहुआ युवक, जिसकी गहरी और विचारशील आंखें अक्सर उसके भीतर के तूफान को छुपाए रखती थीं। वो एक कलाकार था, रंगों और रेखाओं में अपनी खामोशियों को आवाज देने वाला। लेकिन यहाँ इस हवेली की चारदीवारी में उसकी कला भी जैसे कैद थी। उसके माथे पर एक छोटा सा निशान था, बचपन की किसी भूली बिसरी चोट का, जो कभी कभी अनायास ही टीस उठता था, ठीक वैसे ही जैसे उसके बड़े भाई लियांग की कुछ साल पहले हुई रहस्यमय मौत की याद। लियांग, जो उसका आदर्श था, उसका दोस्त था, उसकी मौत एक दुर्घटना बताई गई थी, लेकिन आरव का दिल यह मानने को तैयार न था। उसे हमेशा लगता था कि लियांग की मौत के पीछे कोई गहरा राज छिपा है, एक ऐसा राज जिसे ये हवेली और इसके बाशिंदे अपने सीने में दबाए हुए हैं। ताऊजी का फरमान उसके कानों में किसी हथौड़े की तरह बज रहा था। विवाह, वह भी मिंग से, यह उसके जीवन का एक और नियंत्रण था, उसकी आजादी पर एक और हमला। वो अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसकी नजर मेज पर रखे अपने अधूरे कैनवस पर पड़ी, एक तूफानी समंदर जिसमें एक अकेली नाव हिचकोले खा रही थी। क्या यह उसकी अपनी जिंदगी का अक्स नहीं था? उसी समय हवा का एक तेज झोंका खिड़की से अंदर आया और मेज पर रखे कुछ पुराने कागज जमीन पर बिखर गए। आरव झुका उन्हें उठाने। उनमें कुछ पुराने बिल थे, कुछ फटे हुए लिफाफे और उनके बीच दबी हुई एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली डायरी। ये लियांग की डायरी थी। आरव का दिल जोर से धड़का। उसने कभी यह डायरी नहीं देखी थी। शायद ये सफाई में कहीं छूट गई होगी और आज इस तरह उसके हाथ लगी। कांपते हाथों से उसने डायरी खोली। अंदर लियांग की परिचित लिखावट थी, कुछ कविताएं, कुछ अधूरे विचार और फिर कुछ ऐसे पन्ने जिन पर अजीबोगरीब रेखाचित्र बने थे और कुछ सांकेतिक नोट लिखे थे। एक जगह लिखा था, चांदनी रात का सच, ज़ेड ड्रैगन शिवालय के पीछे, कमल तालाब का रहस्य। आरव की आंखें फैल गईं। ज़ेड ड्रैगन शिवालय शहर के बाहर एक वीरान जगह पर था और कमल तालाब, वह तो इसी हवेली के पिछवाड़े में था, जिसे सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया था और अब वो किसी दलदल से कम न था। यह क्या था? क्या ये लियांग की मौत से जुड़ा कोई सुराग था? आरव का माथा ठनका। ताऊजी का विवाह का फरमान, लियांग की रहस्यमयी डायरी का मिलना, क्या ये सब महज इत्तेफाक था या कोई बड़ी तस्वीर का हिस्सा जिसे वो अभी समझ नहीं पा रहा था? एक अनजानी आशंका ने उसे घेर लिया। उसे लगा जैसे वो किसी गहरी अंधेरी गुफा के मुहाने पर खड़ा है और अंदर का रहस्य उसे अपनी ओर खींच रहा है। उसने फैसला किया, वो इस रहस्य की तह तक जाएगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। लियांग की मौत का सच जानना अब उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था और इस लक्ष्य के सामने ताऊजी का फरमान और मिंग से विवाह सब बेमानी लग रहे थे। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। एक कलाकार की संवेदनशीलता के साथ अब एक जासूस की दृढ़ता भी जुड़ गई थी। अगले कुछ दिन आरव के लिए कांटों भरे थे। एक तरफ शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, हवेली में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था और दूसरी तरफ आरव के दिमाग में लियांग की डायरी के रहस्य घूम रहे थे। उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त आयशा को फोन किया। आयशा बीजिंग में एक पत्रकार थी, तेज तर्रार और तकनीक की माहिर। आरव ने उसे दबी जबान में डायरी और अपने शक के बारे में बताया।
आयशा ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझा और वादा किया कि वो ज़ेड ड्रैगन शिवालय और हवेली के इतिहास के बारे में जो भी जानकारी निकाल सकती है, निकालेगी। हवेली में मिंग और उसके परिवार का भी आना जाना बढ़ गया था। मिंग एक दुबली पतली शांत स्वभाव की लड़की, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैरती रहती थी। वो ज्यादातर समय चुप रहती, सिर झुकाए जैसे किसी बोझ तले दबी हो। आरव ने उससे बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो हमेशा संक्षिप्त और औपचारिक जवाब देकर कन्नी काट जाती। आरव को वो एक पहेली जैसी लगती थी। क्या वह भी इस शादी से खुश नहीं थी, या उसकी चुप्पी के पीछे कोई और राज था? एक शाम जब हवेली मेहमानों से भरी हुई थी, आरव चुपके से कमल तालाब की ओर निकल गया। वो जगह वाकई भयावह थी। गंदा पानी, काई जमी सीढ़ियाँ और चारों तरफ ऊंची ऊंची घास। लियांग यहाँ क्या कर रहा होगा? उसने डायरी में बने एक अजीब से निशान को याद किया। कमल के फूल के नीचे एक त्रिकोण। वो तालाब के किनारे किनारे उस निशान को ढूंढने लगा। काफी मशक्कत के बाद एक टूटे हुए पत्थर पर उसे वही त्रिकोण नजर आया। उसने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास हुआ। उसने पलटकर देखा, मिंग खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा लोहे का औजार था, जिसे शायद बागबानी में इस्तेमाल किया जाता होगा। आरव चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिंग ने बिना कुछ कहे औजार आरव की तरफ बढ़ाया। उसकी आंखों में न कोई सवाल था, न कोई भाव, सिर्फ एक मौन सहमति। आरव हैरान था, लेकिन उसने बिना कोई सवाल किए औजार ले लिया और दोनों मिलकर पत्थर हटाने की कोशिश करने लगे। कुछ देर की मेहनत के बाद पत्थर खिसक गया। नीचे एक छोटा सा गड्ढा था, जिसमें मिट्टी से सना एक धातु का डिब्बा रखा था। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से डिब्बा उठाया और खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, लियांग की कुछ अजनबियों के साथ, कुछ नक्शे जैसे कागज और एक छोटी सी चाबी। एक तस्वीर में लियांग ज़ेड ड्रैगन शिवालय के मुख्य द्वार पर खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसके गले में वही चाबी लटकी हुई थी। ये चाबी, आरव बुदबुदाया। मिंग ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। शिवालय के नीचे एक पुराना तहखाना है, उसने धीमी आवाज में कहा, जैसे कोई राज बता रही हो। मेरे दादाजी शिवालय के मुख्य पुजारी के सहायक थे, उन्होंने मुझे बताया था। आरव स्तब्ध था। मिंग इतनी बड़ी बात जानती थी और उसने उसे क्यों बताई? क्या वो उस पर भरोसा कर रही थी, या ये भी ताऊजी की कोई चाल थी? लेकिन मिंग की आंखों में जो सच्चाई और एक अजीब सी उदासी थी, वो आरव को उस पर अविश्वास नहीं करने दे रही थी। उसी रात आरव ने आयशा को फोन किया। आयशा ने बताया कि ज़ेड ड्रैगन शिवालय का इतिहास बहुत पुराना और कुछ हद तक विवादास्पद रहा है। कुछ साल पहले वहां अवैध खुदाई और प्राचीन मूर्तियों की तस्करी की खबरें आई थीं, लेकिन मामला दब गया था। उसने ये भी बताया कि श्रीयुत चाओ का परिवार कई पीढ़ियों से उस इलाके का प्रभावशाली जमींदार रहा है और शिवालय के ट्रस्ट में भी उनका दखल रहा है। आरव के दिमाग में अब तस्वीर कुछ कुछ साफ होने लगी थी। लियांग शायद किसी ऐसी ही अवैध गतिविधि या तस्करी के बारे में जान गया था, और वह चाबी, वो तहखाने की चाबी थी, जहां शायद लियांग ने कोई सबूत छिपा रखा हो। लेकिन ताऊजी, क्या वो इतने गिर सकते थे कि अपने भतीजे को? नहीं, आरव ये सोचना भी नहीं चाहता था। उसने मिंग के बारे में भी सोचा। वो इतनी शांत और दबी हुई क्यों रहती थी? क्या उसके परिवार पर भी ताऊजी का कोई दबाव था? क्या उसकी शादी आरव से करवाना भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? आरव के मन में सवालों का जाल बुनता जा रहा था और उसे लग रहा था कि वह जिस रास्ते पर निकल पड़ा है, वह खतरों से भरा है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। उसे लियांग के लिए न्याय चाहिए था, और शायद मिंग को भी इस घुटन से आजादी। अगले दिन आरव ने ज़ेड ड्रैगन शिवालय जाने का फैसला किया। उसने बहाना बनाया कि वो शादी से पहले कुछ शांति चाहता है और शहर के बाहर स्थित इस प्राचीन शिवालय में कुछ समय बिताना चाहता है।
ताऊजी श्रीयुत चाओ ने पहले तो कुछ आनाकानी की। उनकी आंखों में एक क्षण के लिए संदेह की छाया भी उभरी, लेकिन फिर शायद ये सोचकर कि आरव की यह बचकानी हरकत है, उन्होंने इजाजत दे दी। उन्होंने आरव के साथ अपने 2 भरोसेमंद आदमियों को सुरक्षा के लिए भेज दिया, जो असल में आरव पर नजर रखने के लिए थे। शिवालय पहुंचकर आरव ने देखा कि वो जगह देजवितिल्नो वीरान और रहस्यमयी थी। ऊंची ऊंची दीवारें, जिन पर समय की मार साफ दिख रही थी, और हवा में एक अजीब सी खामोशी। उसके साथ आए ताऊजी के आदमी कुछ दूरी पर खड़े हो गए, जैसे उसे उसकी शांति में खलल नहीं डालना चाहते हों, लेकिन उनकी तेज निगाहें आरव की हर हरकत पर थीं। आरव ने मुख्य प्रार्थना हॉल में कुछ देर रुकने का नाटक किया और फिर धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ गया जिधर मिंग ने तहखाने का इशारा किया था। मुख्य मूर्ति के पीछे एक अंधियारा गलियारा। उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। गलियारे के अंत में एक छोटा पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा था। आरव ने जेब से वो छोटी सी चाबी निकाली जो धातु के डिब्बे में मिली थी। कांपते हाथों से उसने चाबी ताले में लगाई। एक हल्की सी आवाज के साथ ताला खुल गया। उसने दरवाजा खोला। अंदर सीढ़ियां नीचे जा रही थीं, घुप अंधेरे में। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और सावधानी से नीचे उतरने लगा। हवा में सीलन और पुरानी लकड़ी की गंध थी। तहखाना ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें कई पुरानी संदूकें और टूटी फूटी मूर्तियां रखी थीं। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी। आरव ने डायरी में बने एक और निशान को याद किया, एक ड्रैगन की आकृति जिसके मुंह में एक गोल पत्थर था। उसने टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक कोने में एक टूटी हुई ड्रैगन की मूर्ति रखी थी। उसके मुंह में वाकई एक गोल पत्थर फंसा हुआ था। आरव ने पत्थर को हिलाने की कोशिश की। कुछ देर की मशक्कत के बाद पत्थर थोड़ा सा खिसका और उसके पीछे दीवार में एक छोटा सा खोखला स्थान नजर आया। आरव ने हाथ डालकर देखा। अंदर एक और छोटा धातु का डिब्बा था, पहले वाले से भी छोटा। उसने उसे निकाला और खोला। अंदर एक पेन ड्राइव थी और कुछ कागजात, जिन पर किसी कंपनी के लेन देन का ब्यौरा था और कुछ सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे बड़ी बड़ी रकम लिखी हुई थी। एक कागज पर श्रीयुत चाओ के हस्ताक्षर भी थे। आरव का सिर चकरा गया। यह क्या था? क्या यह वही सबूत था जिसे लियांग ने इकट्ठा किया था? क्या ताऊजी प्राचीन मूर्तियों की तस्करी और रिश्वतखोरी के इस गोरख धंधे में शामिल थे? और लियांग ने ये सब जान लिया था, इसलिए तभी उसे ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दी। ताऊजी के आदमी शायद उसे ढूंढते हुए आ रहे थे। आरव ने जल्दी से पेन ड्राइव और कागजात अपनी जेब में रखे, डिब्बा वापस उसी जगह पर रखा, पत्थर को ठीक किया और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। उसने दरवाजे पर वापस ताला लगाया और चाबी जेब में डाल ली। जब वो गलियारे से बाहर निकला तो ताऊजी के दोनों आदमी उसे घूर रहे थे। क्या कर रहे थे इतनी देर अंदर? एक ने कर्कश आवाज में पूछा। कुछ नहीं, बस पुरानी नक्काशी देख रहा था, आरव ने सहज भाव से कहा, हालांकि उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। यहाँ बहुत शांति है। वापस हवेली लौटते समय आरव के मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। सबूत उसके पास थे, लेकिन वह जानता था कि श्रीयुत चाओ बहुत प्रभावशाली और खतरनाक व्यक्ति हैं। वो इन सबूतों का क्या करेगा? पुलिस पर कितना भरोसा किया जा सकता था, खासकर जब कागजात में कुछ सरकारी अधिकारियों के नाम भी थे। और मिंग ने उसकी मदद क्यों की? क्या वह भी ताऊजी के अत्याचारों से पीड़ित थी? हवेली पहुंचकर उसने मिंग को ढूंढा। वो अपने कमरे की खिड़की के पास चुपचाप बैठी कुछ बुन रही थी। आरव ने दरवाजा खटखटाया। मिंग ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में वही चिरपरिचित उदासी थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आरव ने कहा। मिंग बिना कुछ कहे एक तरफ हट गई, उसे अंदर आने का रास्ता देते हुए। आरव ने कमरे में कदम रखा। मिंग का कमरा सादा था, लेकिन करीने से सजा हुआ। दीवारों पर हाथ से बनी कुछ छोटी छोटी पेंटिंग्स लगी थीं,
जिनमें प्रकृति के दृश्य थे, शांत झीलें, खिले हुए कमल, उड़ते हुए पक्षी। आरव को आश्चर्य हुआ, यह मिंग का एक अनछुआ पहलू था। तुमने मेरी मदद क्यों की, मिंग? आरव ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। तुम जानती हो ताऊजी कितने खतरनाक हैं। मिंग कुछ देर चुप रही, उसकी उंगलियां अनजाने में अपनी ओढ़नी के किनारे को मरोड़ रही थीं। फिर उसने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में कहा, क्योंकि मैं लियांग भैया को जानती थी। वो बहुत अच्छे थे और मैं ये भी जानती हूँ कि उनकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी। आरव की आंखें फैल गईं। तुम क्या जानती हो? सब कुछ नहीं, मिंग ने कहा, लेकिन इतना जरूर कि वो कुछ ऐसा जान गए थे जो श्रीयुत चाओ को पसंद नहीं था। मेरे परिवार पर ताऊजी का बहुत बड़ा एहसान है, या यूं कहिए कि हम उनके कर्जदार हैं। मेरे दादाजी ने शिवालय के पुराने खजाने की देखभाल में ताऊजी का भरोसा तोड़ा था, या ताऊजी ने ऐसा जाल बुना कि सबने यही माना। तब से हमारा परिवार उनकी मुट्ठी में है। यह शादी भी उसी कर्ज को चुकाने का एक तरीका है। उसकी आवाज में एक गहरी पीड़ा थी। तो तुम भी इस शादी से खुश नहीं हो? आरव ने पूछा। मिंग ने एक फीकी सी मुस्कान दी। खुशी, ये शब्द तो मैं भूल चुकी हूँ आरव। मेरे लिए ये सिर्फ एक समझौता है, एक मजबूरी। लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि लियांग भैया के साथ जो हुआ वो अन्याय बनकर रह जाए। आरव ने उसे पेन ड्राइव और कागजात के बारे में बताया। मिंग के चेहरे पर आश्चर्य और डर के मिले जुले भाव आए। ये बहुत खतरनाक है आरव। ताऊजी किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं जानता हूँ, आरव ने कहा, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे आयशा की मदद लेनी होगी। वो एक पत्रकार है, शायद वो इन सबूतों को सही जगह पहुँचा सके। उसी रात आरव ने आयशा से वीडियो कॉल पर बात की और उसे सारी स्थिति समझाई। आयशा ने सबूत देखकर कहा कि यह मामला बहुत बड़ा है और इसमें कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। उसने आरव को बहुत सावधान रहने की सलाह दी और कहा कि वो कुछ भरोसेमंद संपर्कों से बात करेगी। अगले कुछ दिन हवेली में एक अजीब सा तनाव पसरा रहा। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं, लेकिन आरव और मिंग दोनों के चेहरों पर एक अनकहा बोझ था। ताऊजी श्रीयुत चाओ पहले से ज्यादा चौकन्ने लग रहे थे। उनकी तेज निगाहें आरव और मिंग की हर गतिविधि पर थीं। आरव को लगता था जैसे वो एक बिसात पर चल रहा है, जहां हर कदम पर कोई जाल बिछा हो। एक रात जब शादी की एक रस्म के बाद सभी मेहमान जा चुके थे और हवेली में शांति थी, आरव के कमरे का दरवाजा किसी ने धीरे से खटखटाया। आरव ने दरवाजा खोला। सामने मिंग खड़ी थी, उसके चेहरे पर घबराहट थी। क्या हुआ? आरव ने पूछा। ताऊजी, मैंने उन्हें किसी से फोन पर बात करते सुना, मिंग ने कांपती आवाज में कहा। वो कह रहे थे कि लड़के पर नजर रखो, उसके पास कुछ ऐसा है जो हमें बर्बाद कर सकता है। शादी के बाद उससे निपट लेंगे। वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे आरव। आरव का खून सर्द पड़ गया। तो ताऊजी को शक हो गया था। और शादी के बाद निपटने का क्या मतलब था? क्या वो उसे भी लियांग की तरह रास्ते से हटा देंगे? हमें कुछ करना होगा, मिंग, आरव ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। और जल्दी। उसी समय आयशा का फोन आया। आरव, मैंने अपने एक सीनियर से बात की है जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। वो इस मामले में रुचि ले रहे हैं, लेकिन उन्हें पुख्ता सबूत और तुम्हारी गवाही चाहिए होगी। और तुम्हें शहर से बाहर निकलना होगा, बीजिंग आना होगा। यहाँ तुम ज्यादा सुरक्षित रहोगे। बीजिंग, यह आसान नहीं था। ताऊजी की नजरें हर तरफ थीं, और शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। मिंग, क्या तुम मेरा साथ दोगी? आरव ने पूछा। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। मिंग ने एक पल के लिए सोचा। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा फैसला था। एक तरफ उसका परिवार था जो ताऊजी के रहमो करम पर था, दूसरी तरफ न्याय और शायद अपनी आजादी का एक मौका। उसने गहरी सांस ली। हाँ आरव, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उसकी आवाज में अब डर नहीं, एक निश्चय था। अब आरव और मिंग के पास समय बहुत कम था। उन्हें शादी से पहले
और ताऊजी श्रीयुत चाओ के कोई खतरनाक कदम उठाने से पहले हवेली से निकलकर बीजिंग पहुंचना था। ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन यह उनकी जिंदगी की हकीकत थी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। शादी की रस्मों के बीच जब हवेली में सबसे ज्यादा चहल पहल और हंगामा होगा, तब वे चुपके से निकलने की कोशिश करेंगे। मिंग ने बताया कि हवेली के पीछे कमल तालाब के पास एक पुराना टूटा हुआ दरवाजा है जो सीधे बाहर की सड़क पर खुलता है। सालों से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए शायद किसी को उस पर ध्यान भी नहीं जाएगा। आयशा ने बीजिंग से उनके लिए एक गाड़ी और एक भरोसेमंद ड्राइवर का इंतजाम कर दिया था, जो उन्हें शहर के बाहर एक तय जगह पर मिलेगा। पेन ड्राइव और जरूरी कागजात आरव ने अपने कपड़ों में एक गुप्त जेब बनाकर छिपा लिए थे। शादी से एक दिन पहले संगीत और मेहंदी की रस्म थी। हवेली मेहमानों, संगीत और हंसी मजाक से गूंज रही थी, लेकिन इस सब के पीछे एक अनजाना तनाव भी था। आरव और मिंग के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। ताऊजी श्रीयुत चाओ की नजरें बाज की तरह उन पर थीं। उनके दो आदमी हर वक्त उनके आसपास मंडराते रहते। योजना के मुताबिक जब नाच गाना अपने चरम पर था और सभी का ध्यान मंच की ओर था, आरव ने मिंग को इशारा किया। मिंग ने पेट दर्द का बहाना बनाया और अपने कमरे की ओर चली गई। कुछ देर बाद आरव भी यह कहकर उठा कि वह मिंग को देखने जा रहा है। ताऊजी के आदमियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें झिड़क दिया। वह मेरी होने वाली पत्नी है, मैं उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। उसका आत्मविश्वास देखकर वे कुछ पल के लिए ठिठके और इसी का फायदा उठाकर आरव तेजी से निकल गया। वो मिंग के कमरे में पहुंचा। मिंग ने पहले ही अपना एक छोटा सा बैग तैयार रखा था, जिसमें कुछ जरूरी कपड़े और थोड़ी नकदी थी। वे दबे पांव कमरे से निकले और हवेली के पिछले हिस्से की ओर बढ़े। हर आहट पर उनका दिल उछल जाता। कमल तालाब के पास पहुंचकर उन्हें वो टूटा हुआ दरवाजा दिखा। किस्मत से उस पर बाहर से कोई ताला नहीं था, बस एक पुरानी चिटकनी लगी थी। आरव ने चिटकनी खोली। दरवाजा हल्की सी चरमराहट के साथ खुला। उन्होंने बाहर झांका। गली सुनसान थी। चलो, आरव ने फुसफुसाया और वे दोनों बाहर निकल आए। उन्होंने जल्दी से दरवाजा वापस बंद किया और अंधेरी गलियों में लगभग दौड़ते हुए उस जगह की ओर बढ़े जहां ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में उन्हें एक गाड़ी खड़ी दिखी, जिसकी हेडलाइट 2 बार जली। यह आयशा का बताया हुआ संकेत था। वे तेजी से गाड़ी में बैठे। ड्राइवर ने बिना कोई सवाल किए गाड़ी स्टार्ट की और शहर से बाहर की ओर दौड़ा दी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की रोशनियां अब दूर होती जा रही थीं, जैसे कोई बुरा सपना पीछे छूट रहा हो। मिंग की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी थी। शायद पहली बार उसे आजादी का एहसास हो रहा था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जैसे ही उनकी गाड़ी मुख्य राजमार्ग पर पहुंची, आरव ने पीछे शीशे में 2 गाड़ियों को तेजी से उनकी तरफ आते देखा। वे ताऊजी के आदमी थे, उन्हें पता चल गया था। तेज चलाओ, आरव चिल्लाया। अगले कुछ पल किसी एक्शन फिल्म के दृश्य जैसे थे। उनकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी और पीछे वे 2 गाड़ियां लगातार उनका पीछा कर रही थीं। एक बार तो वे इतने करीब आ गए कि आरव को लगा अब वे पकड़े जाएंगे, लेकिन उनके ड्राइवर ने बड़ी कुशलता से गाड़ी को एक संकरे कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया। पीछे वाली गाड़ियां शायद उस रास्ते के लिए उपयुक्त नहीं थीं, या वे अंधेरे में रास्ता भटक गईं। कुछ देर बाद वे पीछे नहीं दिखीं। काफी देर तक गाड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ती रही और फिर वापस एक छोटे राजमार्ग पर आ गई। भोर होने को थी जब वे एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। ड्राइवर ने बताया कि यहाँ से बीजिंग के लिए सुबह की पहली ट्रेन मिलेगी। उसने उन्हें स्टेशन के पास एक छोटे से गेस्ट हाउस में छोड़ दिया और कहा कि आयशा आगे का इंतजाम करेगी। आरव और मिंग थके हुए थे, लेकिन उनके दिलों में एक उम्मीद की किरण थी। वे ताऊजी के चंगुल से आजाद थे, कम से कम फिलहाल के लिए।
और उनके पास वे सबूत थे जो एक बड़े अपराध का पर्दाफाश कर सकते थे। बीजिंग पहुंचकर आरव और मिंग की मुलाकात आयशा से हुई। आयशा ने उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ठहराया और तुरंत अपने सीनियर पत्रकार श्रीमान वांग से उनकी मुलाकात तय करवाई। श्रीमान वांग एक अनुभवी और निडर पत्रकार थे जिन्होंने पहले भी कई बड़े भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा किया था। आरव ने श्रीमान वांग को पूरी कहानी बताई, लियांग की मौत, डायरी का मिलना, तहखाने के सबूत और श्रीयुत चाओ के षड्यंत्र। उसने पेन ड्राइव और सारे कागजात भी उन्हें सौंप दिए। मिंग ने भी अपने परिवार की मजबूरी और ताऊजी के अत्याचारों के बारे में बताया। श्रीमान वांग ने सारे सबूतों को ध्यान से देखा और कुछ देर गहरी सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने कहा, यह मामला बहुत संगीन है और श्रीयुत चाओ जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं होगा, लेकिन हमारे पास जो सबूत हैं, वे काफी मजबूत हैं। हमें बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। अगले कुछ दिन श्रीमान वांग और उनकी टीम ने उन सबूतों की प्रामाणिकता की जांच की और पृष्ठभूमि में और जानकारी इकट्ठा की। आयशा ने भी अपनी पत्रकारिता की कुशलता का परिचय देते हुए कुछ और गवाहों और तथ्यों को ढूंढ निकाला जो श्रीयुत चाओ के अपराधों की पुष्टि करते थे। पता चला कि श्रीयुत चाओ न केवल प्राचीन मूर्तियों की तस्करी में शामिल थे, बल्कि वे स्थानीय अधिकारियों को रिश्वत देकर सरकारी जमीनों पर भी अवैध कब्जा कर रहे थे। लियांग ने इन्हीं सब गतिविधियों का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। इस दौरान आरव और मिंग एक अजीब से खालीपन और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे थे। वे अपनी पुरानी जिंदगी से कट चुके थे और भविष्य कैसा होगा यह कोई नहीं जानता था। आरव को बार बार लियांग की याद आती थी और उसे इस बात का सुकून था कि वो अपने भाई के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। मिंग भी अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी लग रही थी। ताऊजी के डर से आजाद होकर वो अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने लगी थी। आरव ने उसकी पेंटिंग्स देखी और उसकी कलात्मक प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ। उनके बीच एक मौन सम्मान और शायद दोस्ती का रिश्ता पनपने लगा था। एक हफ्ते बाद श्रीमान वांग ने बताया कि उनकी जांच पूरी हो चुकी है और वे अब इस खबर को प्रकाशित करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कुछ ईमानदार उच्च अधिकारियों से भी संपर्क किया है जो इस मामले में कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते मीडिया में यह मामला जोर शोर से उठे। वो दिन आ ही गया जब श्रीमान वांग के अखबार में पहले पन्ने पर श्रीयुत चाओ के काले कारनामों का भंडाफोड़ हुआ। खबर आग की तरह फैल गई। टीवी चैनलों पर बहसें होने लगी और सोशल मीडिया पर भी यह मामला छा गया। लोगों में गुस्सा था और न्याय की मांग उठ रही थी। शुरुआत में श्रीयुत चाओ ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मामले को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सबूत इतने पुख्ता थे और मीडिया का दबाव इतना ज्यादा था कि उनकी एक न चली। उच्च अधिकारियों ने भी तेजी से कार्रवाई करते हुए एक विशेष जांच दल का गठन किया। आरव और मिंग को गवाही के लिए बुलाया गया। उन्होंने निडर होकर सच्चाई बयान की। मिंग के परिवार ने भी, जो अब ताऊजी के डर से आजाद महसूस कर रहे थे, उनका साथ दिया और ताऊजी के खिलाफ बयान दिए। जांच आगे बढ़ी और एक एक करके श्रीयुत चाओ के सारे राज फाश होते गए। उनके कई साथी और भ्रष्ट अधिकारी भी पकड़े गए। अंततः कानून ने अपना काम किया। श्रीयुत चाओ और उनके साथियों को उनके अपराधों के लिए लंबी सजा सुनाई गई। उनकी सारी अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई। जिस दिन श्रीयुत चाओ को सजा सुनाई गई, आरव और मिंग अदालत के बाहर खड़े थे। उनके चेहरों पर एक मिश्रित भाव था, न्याय मिलने का सुकून, लेकिन अतीत की कड़वी यादों की एक हल्की सी उदासी भी। हमने कर दिखाया, लियांग, आरव ने मन ही मन कहा और उसकी आंखें नम हो गईं। मिंग ने धीरे से उसका हाथ थामा। अब सब ठीक हो जाएगा, आरव। न्याय मिल चुका था, लेकिन उनकी जिंदगी का एक अध्याय समाप्त हुआ था और एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। श्रीयुत चाओ के पतन के बाद लिशान की उस पुरानी हवेली का माहौल बदल गया था। अब वहाँ डर और घुटन नहीं, बल्कि एक अनिश्चित शांति थी।
हवेली और जमींदारी का क्या होगा, ये कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर था, लेकिन आरव ने फैसला किया कि वो उस अतीत से दूर अपना नया जीवन शुरू करेगा। मिंग का परिवार भी अब ताऊजी के कर्ज और एहसानों से मुक्त था। उन्होंने लिशान में ही रहकर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। मिंग की कलात्मक प्रतिभा अब खुलकर सामने आ रही थी। उसने अपनी पेंटिंग्स की एक छोटी सी प्रदर्शनी भी लगाई, जिसे स्थानीय लोगों ने बहुत सराहा। आरव और मिंग के बीच का रिश्ता अब दोस्ती और आपसी सम्मान की एक मजबूत नींव पर खड़ा था। बीजिंग में साथ बिताए वे तनावपूर्ण दिन और न्याय के लिए मिलकर लड़ी गई लड़ाई ने उन्हें एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया था। वे एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझते थे और एक दूसरे के सपनों का आदर करते थे। एक शाम जब वे बीजिंग के एक पार्क में टहल रहे थे, आरव ने मिंग से पूछा, अब आगे क्या? मिंग, तुम क्या करना चाहती हो? मिंग ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, मैं अपनी कला को आगे बढ़ाना चाहती हूँ आरव। शायद एक छोटी सी आर्ट गैलरी खोलूंगी या बच्चों को पेंटिंग सिखाऊंगी। और तुम? मैं भी अपनी कला की ओर लौटना चाहता हूँ, आरव ने कहा। लियांग हमेशा चाहता था कि मैं एक सफल कलाकार बनूं। शायद अब मैं उसके सपने को पूरा कर सकूं। और हाँ, मैं उन सभी अनकहे राजों, उन सभी दबी हुई भावनाओं को अपने कैनवस पर उतारना चाहता हूँ जो मैंने उस हवेली में महसूस की हैं। उनके रास्ते अलग हो रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक गहरा स्नेह और कृतज्ञता थी। उन्होंने एक दूसरे को उस कठिन समय में सहारा दिया था जब वे दोनों अकेले और असहाय थे। कुछ महीनों बाद आरव ने बीजिंग में अपनी पहली एकल कला प्रदर्शनी लगाई। उसकी पेंटिंग्स में लिशान की हवेली के रहस्यमयी गलियारे, कमल तालाब की उदासी और उन सभी पात्रों के चेहरे थे जिन्होंने उसकी जिंदगी को प्रभावित किया था। लियांग की अधूरी मुस्कान, ताऊजी का कठोर चेहरा और मिंग की आंखों में छिपी हुई पीड़ा और शक्ति। उसकी कला में एक अजीब सा खिंचाव था, एक गहरा दर्द और एक उम्मीद की किरण। प्रदर्शनी बहुत सफल रही और कला समीक्षकों ने उसकी प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की। मिंग भी लिशान में अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। उसने बच्चों के लिए एक आर्ट स्कूल खोला था और उसकी मुस्कान अब पहले से ज्यादा सच्ची और आजाद लगती थी। वो कभी कभी आरव से फोन पर बात करती और वे दोनों अपनी अपनी जिंदगी के अनुभव साझा करते। कहानी का अंत किसी परीक्षा जैसा और वे खुशी खुशी साथ रहने लगे वाला नहीं था। आरव और मिंग ने अपने अपने रास्ते चुने थे, लेकिन उनके बीच का बंधन अटूट था। उन्होंने सीखा था कि कभी कभी जीवन आपको अप्रत्याशित परिस्थितियों में डाल देता है और रिश्तों को जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। लेकिन अगर मजबूरी में भी किसी का हाथ थामना पड़े और अगर उस रिश्ते में सच्चाई, सम्मान और समर्थन हो, तो वो रिश्ता भी एक खूबसूरत मोड़ ले सकता है, या कम से कम एक स्थायी दोस्ती की नींव रख सकता है। आरव ने अपनी एक पेंटिंग मिंग को भेजी थी, एक तूफानी समंदर में दो नावें जो अलग अलग दिशाओं में जा रही थीं, लेकिन उनके मस्तूलों पर एक ही तरह का झंडा लहरा रहा था, आजादी और उम्मीद का झंडा। शायद हर कहानी का अंत सुखद न हो, लेकिन हर कहानी एक नई शुरुआत का संकेत जरूर देती है। और आरव और मिंग दोनों ने अपनी अपनी नई शुरुआत कर ली थी, अतीत के सायों से निकलकर एक रोशन भविष्य की ओर। वे जानते थे कि जीवन में अभी और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वे उनका सामना करने के लिए पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी थे, क्योंकि उन्होंने सीखा था कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह का सूरज सबसे ज्यादा चमकता है। वर्षों बाद लिशान का कस्बा काफी बदल चुका था। श्रीयुत चाओ के आतंक का साया अब पूरी तरह मिट चुका था। पुरानी हवेली को सरकार ने एक सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर दिया था और उसके एक हिस्से में एक संग्रहालय और एक कला केंद्र खोल दिया गया था, जहां स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता था। आरव अब एक जाना माना कलाकार बन चुका था। उसकी पेंटिंग्स देश विदेश में प्रदर्शित होती थीं और उसकी कला में वही गहराई और संवेदनशीलता थी जो उसके शुरुआती कामों में झलकती थी।
वो अक्सर लिशान आता जाता रहता था, न केवल अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए बल्कि उस कला केंद्र के विकास में भी मदद करने के लिए जो उसकी पुरानी हवेली में खुला था। मिंग ने भी लिशन में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उसका आर्ट स्कूल बहुत सफल रहा था और उसके कई छात्र राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीत चुके थे। उसने अपनी कला को कभी नहीं छोड़ा और उसकी पेंटिंग्स में अब उदासी की जगह जीवन के रंग और उम्मीद की चमक ज्यादा नजर आती थी। एक ऐसी ही यात्रा के दौरान जब आरव लिशान आया हुआ था, उसकी मुलाकात कला केंद्र में मिंग से हुई। वे दोनों अब परिपक्व हो चुके थे। उनके चेहरों पर अनुभव की रेखाएं थीं, लेकिन आंखों में वही पुरानी पहचान और स्नेह था। तुम्हारी नई प्रदर्शनी के बारे में सुना, मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत तारीफ हो रही है। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ, आरव ने विनम्रता से जवाब दिया। और तुम्हारा स्कूल, सुना है तुम्हारे छात्र कमाल कर रहे हैं। वे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, मिंग ने गर्व से कहा। उन्हें बस सही मार्गदर्शन की जरूरत है। वे दोनों कला केंद्र के उस हिस्से में टहल रहे थे जो कभी हवेली का मुख्य आंगन हुआ करता था। दीवारों पर अब आरव और मिंग जैसे कई कलाकारों की कृतियां सजी थीं। अतीत की भयावहता अब कला की सुंदरता में बदल चुकी थी। कभी सोचा था कि यह जगह ऐसी बन जाएगी? आरव ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। नहीं, मिंग ने कहा, लेकिन शायद हर अंत एक नई शुरुआत के लिए ही होता है। हमने जो सहा वो भयानक था, लेकिन शायद उसी ने हमें वो बनाया जो हम आज हैं। आरव ने मिंग की ओर देखा। उसकी आंखों में अब वो पुरानी उदासी नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ और शांति थी। उसने महसूस किया कि उनके बीच का रिश्ता समय और दूरी के साथ और भी गहरा और परिपक्व हो गया था। ये रूमानी प्यार नहीं था, बल्कि एक ऐसी दोस्ती थी जो आपसी सम्मान, साझा अनुभवों और एक दूसरे के प्रति सच्ची परवाह पर आधारित थी। लियांग को आज हम पर गर्व होता, आरव ने कहा, और उसकी आवाज भीग गई। हाँ, जरूर होता, मिंग ने सहमति में सिर हिलाया। उसने हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ दिया। वे कुछ देर खामोश रहे, अतीत की यादों और वर्तमान की शांति में डूबे हुए। फिर आरव ने कहा, मैंने एक नई पेंटिंग बनाई है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सबसे पहले देखो। वो मिंग को कला केंद्र के एक छोटे से कमरे में ले गया जहाँ उसका नया कैनवस रखा था। उस पर एक विशाल खिला हुआ कमल का फूल बना था जो कीचड़ से निकलकर सूरज की ओर देख रहा था। फूल की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें थीं, जो आंसुओं की तरह भी लग रही थीं और मोतियों की तरह भी। पृष्ठभूमि में एक धुंधली सी हवेली की आकृति थी, लेकिन कमल का फूल उससे कहीं ज्यादा प्रकाशमान और शक्तिशाली था। मिंग ने उस पेंटिंग को देर तक देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। ये बहुत खूबसूरत है, आरव, उसने कहा। इसमें सब कुछ है, पीड़ा, संघर्ष, आशा और विजय। आरव मुस्कुराया। ये हमारी कहानी है, मिंग। कीचड़ में सने अतीत से निकलकर उम्मीद की रोशनी की ओर बढ़ते हुए। उस शाम लिशान के आसमान पर पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कई साल पहले उस रात चमक रहा था जब आरव और मिंग ने उस हवेली से भागने का फैसला किया था। लेकिन आज उस चांदनी में डर या अनिश्चितता नहीं थी, बल्कि शांति, सुकून और एक नई सुबह का वादा था। कहानी का संदेश स्पष्ट था, जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों न आए, यदि आपके इरादे नेक हो और आपके पास सच्चाई का बल हो, तो आप हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। और कभी कभी सबसे अप्रत्याशित रिश्ते ही आपको सबसे ज्यादा ताकत और सहारा दे जाते हैं। जबरदस्ती के रिश्ते कभी सुख नहीं देते, लेकिन अगर मजबूरी में भी किसी का हाथ थामना पड़े, और अगर उस रिश्ते में ईमानदारी और एक दूसरे का साथ देने की भावना हो, तो वह रिश्ता भी जीवन को एक नया अर्थ दे सकता है। आरव और मिंग की कहानी इसी बात का प्रमाण थी।